नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग 9th क्लास NCERT न्यू सिलेबस के अनुसार आज हम लोग 7वें नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। महादेवी वर्मा के बचपन के जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं, मेरे बचपन के दिन। यानी कि इस चैप्टर के अंदर महादेवी वर्मा ने उन दिनों का उल्लेख किया है जब वो स्कूल में पढ़ती थी, विद्यालय में पढ़ती थी, उस समय का वर्णन किया है। लेकिन सबसे पहले देखिए, हम लोग इस बुक के अंदर जो भी बातें बताई गई हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। सबसे बड़ी बात तो है कि आपका जो कवि परिचय है, लेखक परिचय, वो नहीं पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं लेकर जा रहा। सीधा बुक रीडिंग के माध्यम से ही आप लोगों को वो बातें बताना चाहता हूं। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी का अगर हम जन्म की बात करें तो यहाँ कुछ बातें हम नोट कर लेते हैं कि महादेवी वर्मा का परिचय शॉर्ट में लिखेंगे, महादेवी वर्मा का परिचय। तो महादेवी वर्मा के परिचय के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करें जन्म। तो जन्म कब हुआ है बच्चों? 1907 में हुआ है। कब हुआ है? सन 1907 ईस्वी के अंदर हुआ है। और उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। शॉर्ट में लिखेंगे, जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। और उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग के अंदर ही हुई थी। यानी शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी शिक्षा जो है प्रयाग के अंदर ही हुई थी। प्रयाग के अंदर ही इनकी शिक्षा हुई थी। और प्रयाग महिला विद्यापीठ में आचार्य के पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। और सन 1987 में उनका देहांत हो गया। तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा है, अगर हम बात करें कि भाई शिक्षा दीक्षा प्रयाग में, कहाँ पर हुई? प्रयाग में। और प्रयाग महिला विद्यापीठ में, प्रयाग महिला विद्यापीठ प्राचार्य के पद पर कार्य करती थी। प्राचार्य पद पर कार्य करती थी। और यहाँ लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए। और अगर हम कहें कि भाई इनका निधन जो है सन 1987 में, निधन सन 1987 ईस्वी में हुआ था। फिर हम करें, महादेवी जी जो है छायावाद की प्रमुख कवियों में से एक थी। यानी छायावाद के जो 4 स्तंभ हुए हैं, उन 4 स्तंभों में से प्रमुख स्तंभ, यानी कि छायावाद के 4 प्रमुख कवि हुए हैं, उनमें से एक नाम किसका आता है? महादेवी वर्मा। अगर हम बात करें तो छायावाद, किसकी बात कर रहे हैं? छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। तो ये छायावादी कवियों में से एक मानी जाती है। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें रेखाचित्र तथा संस्मरण प्रमुख हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ उनकी महत्वपूर्ण पद रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। तो ये इनको जो है उस समय जो प्रमुख सम्मान दिए गए उनके बारे में आ रही है। महादेवी वर्मा की साहित्यिक साधना के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की जो वास्तविक स्थिति है उसका भी बोध भी है। महादेवी वर्मा की जो साहित्य साधना है के पीछे एक और आज़ादी के आंदोलन की
की प्रेरणा है। तो दूसरी ओर भारतीय समाज, यानी भारतीय समाज में जो स्त्री जीवन है उसके बारे में वास्तविक स्थिति बताई गई है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी वर्मा जी को ये, यानी हिंदी साहित्य के अंदर जो संस्मरण साहित्य की विधा है उसको बुलंदियों पर पहुंचाने का जो श्रेय जाता है वो महादेवी वर्मा को ही जाता है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली बहुत सरल और स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति समाज का जो रवैया है, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। तो बहुत सारी बातें बताएंगे। देखिए, हमारे समाज में स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के या महिलाओं को लेकर जो सोच है वो बहुत संकीर्ण सोच थी। इस बात को महादेवी वर्मा ने बताया है कि उस समय स्त्रियों की दशा ऐसी थी कि कभी किसी लड़की का जन्म होता था तो उसे जन्म के समय ही मार दिया जाता था और एक स्त्री का जो पालन पोषण होता था वो पुरुष की तरह अच्छे ढंग से नहीं होता था। महादेवी वर्मा भी अपने परिवार में करीब 200 वर्षों बाद एक कन्या के रूप में महादेवी वर्मा का ही जन्म हुआ, यानी कि महादेवी वर्मा के वंश में या उनके परिवार में 200 वर्ष बाद किसी लड़की का जन्म हुआ था। तो इनके पिताजी ने इनको बहुत लाड प्यार से पाला, इन्हें हिंदी संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो इसी की स्टोरी हम लोग समझते हुए चलेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि समाज में महिलाओं को लेकर समाज की सोच क्या है, कैसी है, इन सभी चीज़ों को बड़े आराम से सरल तरीके से सीखते चलेंगे। तो देखिए बच्चों, बचपन की स्मृतियों में, स्मृति का मतलब होता है यादें। अब आप पेन या पेंसिल अपने साथ रखें, जो भी कठिन शब्द आ रहे हैं मैं बीच बीच में आपको लिखवाता हुआ चलूँगा, ऐड करता चले, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे कि बचपन की यादों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। जब भी हम बचपन की बातें याद करते हैं तो बचपन की बातों को याद करते हैं तो एक अजीब सा आकर्षण होता है। हमें याद आते हैं कि बचपन हम कैसे खेलते थे, बचपन में हम कैसे रूठते थे, बचपन में हमारी माता हमें कैसे डांटती थी, कैसे हम चोरी छिपे घर से बाहर जाते थे। बचपन की बातों के अंदर एक अजब सा ही मिठास होता है। महादेवी वर्मा यहाँ इस चीज़ को बता रही है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। बचपन जीवन का एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ किसी तरह की कोई टेंशन, कोई दुख, किसी तरह का दायित्व, जिम्मेदारी नहीं होती। बिल्कुल निडर होकर, स्वतंत्र होकर घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जिंदगी में बड़े होते जाते हैं, हमारे ऊपर घर गृहस्थी का, कई तरह की जिम्मेदारियों का बोझ हमारे ऊपर आता जाता है, तब हमें हमारे बचपन के वो खोए हुए दिन याद आते हैं जिस समय किसी तरह की परवाह हमें नहीं थी। परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी। तो क्वेश्चन यही आएगा कि जो महादेवी वर्मा है अपने परिवार में कितने वर्षों के बाद पैदा हुई थी? 200 वर्षों के बाद, ये अंडरलाइन कर लेना। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्षों तक कोई लड़की थी ही नहीं। 200 वर्षों तक महादेवी वर्मा के परिवार में कोई लड़की नहीं थी। उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। मतलब प्राचीन समय में या महादेवी वर्मा के पूर्वजों का, उनके पिता दादाओं का जो समय था, उस समय ये परंपरा थी कि वहाँ स्त्रियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था।
क्योंकि स्त्री को घर परिवार पर बोझ माना जाता था, उसे कुल की मर्यादा के लिए कलंक माना जाता था। ऐसी संकीर्ण विचारधारा रखते हुए, ऐसी छोटी सोच रखते हुए महिलाओं को, लड़कियों को मार दिया जाता था। आज भी हमारे समाज में, इस पढ़े लिखे समाज में ऐसी कई घटनाएं आपको देखने को मिल जाती है जहां भ्रूण हत्याएं होती हैं, जहां अजन्मे एक शिशु की हत्या कर दी जाती है केवल इस डर से कि ये पैदा होने वाला जो शिशु है ये कहीं लड़की ना हो, और उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। अब देखिए, मेरे बाबा यानी कि उनके पिताजी की बात हो रही है। मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। तो महादेवी वर्मा की कुल देवी कौन थी? दुर्गा देवी। मैं उत्पन्न हुई थी तो मेरी बड़ी खातिर हुई। जब मैं पैदा हुई तो बाबा ने मेरी बहुत खातिर की और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। परिवार के अंदर जो मेरे बाबा थे वो फारसी भाषा बोलना जानते थे या उर्दू जानते थे। फारसी और उर्दू जानते थे। पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। मेरे पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, या तो फारसी या उर्दू या अंग्रेजी, हिंदी का कोई भी वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। इनकी माता कहाँ की रहने वाली है? जबलपुर की। तो जबलपुर की इनकी माता है, तो वहाँ से वो आई तो हिंदी लाई, मतलब हिंदी वो जानती थी बोलना। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। अब पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती हैं आप जानते हो, विष्णु नारायण, हितोपदेश, ठीक है ना, ये कई तरह की पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं जहाँ पर पशु पक्षियों के माध्यम से बच्चों को अनुशासन, निडरता, वीरता के गुण सिखाए जाते हैं। तो कहती है कि मेरे माँ ने मुझे पहली बार पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे हमको इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे जो बाबा हैं वो ये कहते थे कि इस महादेवी वर्मा को बहुत विद्वान, बहुत विदुषी बनाएंगे, बहुत ज्ञानी महिला बनाएंगे इसको। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा हमेशा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने और संस्कृत भी पढ़ी मैंने। पंचतंत्र मूल रूप में संस्कृत में ही लिखा हुआ है, लेकिन कई लेखकों ने उसका हिंदी अनुवाद भी किया है और कई भाषाओं में पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद हो चुका है। तो कह रहे हैं कि संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ। वो चाहते ज़रूर थे कि मैं उर्दू फारसी भी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। मौलवी साहब को जब मैंने देखा तो मैं तो चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। उसके बाद में एक पंडित जी मुझे संस्कृत पढ़ाने के लिए आए। उस समय वहाँ पर उन्होंने मुझे संस्कृत पढ़ाने के लिए आए। वहाँ पर माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। भगवद गीता जो है उसे विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत यानी उसके बाद उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मतलब बाबा फारसी उर्दू सिखाना चाहते थे, लेकिन महादेवी वर्मा नहीं सीखी, इसलिए संस्कृत की शिक्षा के लिए एक पंडित जी वहाँ आते थे। माता भी संस्कृत जानती थी, भगवद गीता पढ़ती थी, तो महादेवी वर्मा भी उनके पास बैठ जाती थी। और फिर वो मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में चला गया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। भाई घर में अब तक तो भगवद गीता पढ़ती थी, संस्कृत पढ़ती थी, संस्कृत की पढ़ाई हो रही थी, लेकिन मिशन स्कूल के अंदर दूसरे तरह का वातावरण था। वहाँ प्रार्थना जो होती थी वो दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा वहाँ जाना मैंने बंद कर दिया। जाने में
रोने धोने लगी मैं, मुझे नहीं जाना वहाँ। तब उन्होंने मुझको क्रोस्टवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। ये अंडरलाइन कर लेना, पहले मिशन स्कूल के अंदर, फिर क्रोस्टवेट, पहले मिशन स्कूल, फिर गर्ल्स कॉलेज, जहां मैं 5वें दर्जे में यानी 5वीं कक्षा में भर्ती हुई और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। ये देखिए चित्र दे रखा है यहाँ पर, आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये कॉलेज है जहाँ पर पढ़ते थे ये। हिंदू लड़कियाँ भी थी यहाँ और ईसाई लड़कियाँ भी थी। हिंदू और ईसाई लड़कियाँ दोनों थी इस कॉलेज के अंदर, ठीक है, हिंदू प्लस ईसाई लड़कियाँ। पढ़ती थी। हम लोगों का एक ही मेस था। मेस जानते हो ना, जहाँ पर सार्वजनिक रूप से खाना बनता था, खाते थे। हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। यानी इस गर्ल्स कॉलेज की जो छात्रावास थी, उस छात्रावास में हर कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। कितनी रहती थी? 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। इन 4 छात्राओं में से इन 4 छात्राएं रहती थी। तो जो महादेवी वर्मा है, इनके साथ में इनकी पहली सहेली, पहली साथी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने झांसी की रानी कविता लिखी है। तो ये इन्हें क्रोस्टवेट गर्ल्स कॉलेज के अंदर मिली थी, छात्रावास में जब ये रहती थी। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। मैं 5वीं में, यानी जो महादेवी वर्मा थी वो 5वें दर्जे में और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है 7वें दर्जे में। वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। अब देखिए महादेवी वर्मा जो है, इनकी माँ की विशेषताओं के बारे में वर्णन किया जाएगा कि वह धार्मिक संस्कारों से युक्त थी, पूजा पाठ करती थी, भगवत गीता पढ़ती थी और इसी के साथ में मीरा के पद जो है विशेष रूप से गाती थी। ये विशेषताएं होगी, मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले, सुबह जागते तो कृपा निधिन पंछी बन करके बोल रहे हैं, यही सुना जाता था। और प्रभाती गाती थी, प्रातःकाल होते ही मीरा के पद गाना शुरू कर देती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। यानी इसकी माता जो है ब्रज भाषा में, मीरा के पदों को गाती थी। तो महादेवी वर्मा जो है सुनती थी माँ के उन भजनों को, गीतों को। तो उनको सुन सुन करके जो महादेवी वर्मा है उसने ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमार जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्रोस्टवेट
में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, यानी कि एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम क्या है बच्चों? स्त्री दर्पण पत्रिका। उसी में भेज देते थे। ये जो भी तुक मिलाते थे, जो भी पद लिखते थे, ये स्त्री दर्पण पत्रिका जो है उसमें भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। ये जो आनंद भवन है ये स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे तो क्रोस्तवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओद जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक। तो ध्यान रख लेना, जब ये कविताएं सुनाने जाती थी तो कौन कौन लोग अध्यक्ष होते थे? हरिओद, यहाँ लिख देता हूँ, हरिओद प्लस श्रीधर पाठक या फिर रत्नाकर। अध्यक्ष होते थे। या कभी कोई और होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है। एक कविता पर मुझे चांदी का कटोरा मिला। अब ये ध्यान रख लेना कि महादेवी वर्मा जो है इनको एक कविता के लिए चांदी का कटोरा मिला। कविता के लिए क्या मिला? चांदी का कटोरा। चांदी का कटोरा मिला। बड़ा नकाशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो ये मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उस बीच आनंद भवन में बापू आए। उस समय आनंद भवन में कौन आए? बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखाओ तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोला, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। यानी वो कटोरा जो है आनंद भवन में बापूजी से एक बार मुलाकात हुई और वो कटोरा उन्होंने उसको दे दिया। दुख ये हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरों में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जैबू निशा हमारे कमरे में आकर रही। यानी कि जब सुभद्रा कुमारी चली गई तो इनके इस कमरे के अंदर एक लड़की थी, मराठी लड़की।
और इस मराठी लड़की का नाम क्या है बच्चों? जैबुनिसा। रहने लगी। वह कोल्हापुर से आई थी। ये कहाँ की रहने वाली थी? कोल्हापुर से आई थी। कोल्हापुर से आई थी। जैबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जैबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी भी, जीनत बेगम, वहाँ एक उस्तानी जी थी। एक उस्तानी जी मतलब उस्ताद रहता है, एक उस्तानी रहती है, जीनत बेगम। यानी कि यहाँ एक उस्तानी रहती थी। उस्तानी का नाम जीनत बेगम। क्या नाम है इसका? जीनत बेगम। जैबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसी मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती थी तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। वाह देसी कौवा मराठी बोली। जैबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। जैबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। वो मराठी थी इसलिए मराठी बोलेंगे। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियाँ थीं वे आपस में अवधी बोलती थी, जो बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में ही बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे। हमारे बीच में कोई विवाद नहीं था, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। तो देखिए यहाँ जो महादेवी वर्मा अपने जीवन की बातों को कितनी सरलता से बता रही है। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था। हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। यानी ये जहाँ रहते थे वहाँ जवारा जो जगह है, जवारा के नवाब भी रहते थे। जवारा के नवाब भी वहाँ नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। यानी जो नवाब थे उनकी जो बेगम है उनको ये लोग किस नाम से संबोधित करते थे? ताई साहब कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वो कहती थी बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहब ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है
वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से उसका नाम मनमोहन रखती हूँ। क्या नाम रख देती हैं? मनमोहन। तो महादेवी वर्मा का जो छोटा भाई है उसका नाम क्या था? मनमोहन। यानी भाई का नाम क्या था? मनमोहन। और किसने रखा था? ताई साहिबा ने। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। अर्थात अगर ये हिंदू मुसलमानों का जो भेदभाव है, अगर ये नहीं होता हमारे देश में, तो हमारे देश के अंदर उन्नति और समृद्धि अलग ही तरह की होती। किंतु अंग्रेज़ों ने यहाँ ऐसी फूट डाली हमारे बीच में, और उसके बाद हमारे देश के राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे बीच में इस तरह की भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी हैं। तो एक बार बच्चों आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कतें आनी नहीं चाहिए। देखो, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। उस समय लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। कुछ समाज में संकीर्ण विचारधारा के लोग रहते थे जो स्त्रियों को जन्म के समय ही उनकी हत्या कर दी जाती थी, भ्रूण हत्याएं होती थी और लड़कियों को घर के अंदर बोझ माना जाता था। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी स्थिति है? आज शिक्षित वर्ग में, शिक्षित समाज में लड़कियों को एक अच्छे दृष्टि से देखा जाता है। आज बहुत से शिक्षित लोग अपने लड़कियों को लड़कों की तरह ही पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो आज की स्थिति के अंदर थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ है, किंतु आज भी कई समुदायों में, कई गांवों में लड़कियों को लेकर आज भी विचारधारा संकीर्ण ही है, इसलिए उसमें पूरी तरह बदलाव होना चाहिए। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? क्योंकि उर्दू फारसी सीखने में लेखिका मन नहीं था, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उसके बाबा जो हैं वो चाहते थे कि वो उर्दू फारसी सीखे, इसलिए उन्होंने एक मौलवी को उर्दू पढ़ाने के लिए बुलाया। लेकिन महादेवी वर्मा उसे देखकर खाट के नीचे, चारपाई के नीचे छिप गई और उससे उर्दू नहीं पढ़ी। फिर एक पंडित से उन्होंने संस्कृत सीखी। क्लियर? लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो उसकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, भगवत गीता का पाठ करती थी, मीरा के पदों को गाती थी। इस तरह उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं उनमें बताई है। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? भाई, आज समाज में हिंदू मुसलमानों के बीच में जो भेदभाव क्या जो जहर है वो फैल गया है, तो आज की स्थिति के अंदर वो तो एक सपना ही नज़र आता है। उस समय वो बताती है कि जवारा के नवाब की बेगम थी जो उनके घर हमारा आना जाना लगा रहता था। हम एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित होते थे, हम एक दूसरे के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते थे। जब हमारे यहाँ छोटे भाई का जन्म हुआ तो उन्होंने उन्हीं का नामकरण किया था, तो बड़ा अपनापन था, लगाव था। लेकिन आज के दौर में ये सब चीज़ें संभव दिखाई नहीं देती है। आज हर किसी के अंदर ये भेदभाव फैल गया है, तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा विकट हो गई है। तो इस तरह ये 4 प्रश्न हैं बच्चों। यहाँ ये चैप्टर समाप्त हो गया है हमारा। अब इस बुक के अंदर 2 चैप्टर और, एक चैप्टर और है आपका गद्य खंड के अंदर, एक कुत्ता और एक मैना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, एक कुत्ता और एक मैना। इसे हम लोग अगले वीडियो के अंदर, यानी कि अगला जो लेक्चर आएगा आप लोगों का, उसके अंदर हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। एक ही चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गया है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं था। तो हम इसी तरह
आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए और जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसको करते रहिए। मिलते हैं अगली बार नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।